देखो रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 क्वेश्चन बाकी है। एक इलास्ट्रेशन 4, इलास्ट्रेशन 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 और इलास्ट्रेशन 16। ठीक है, तो मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगा अगर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं, मतलब पूरा बैलेंस शीट वगैरह ड्रॉ नहीं करके। देखते क्या कर सकते हैं। बोल रहा है कि देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड, यहाँ पर दो तो छोटा छोटा ही है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ये क्वेश्चन छोटा है। बोल रहा है कि 70% इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एक्वायर करके बैठा हुआ है कौन, ए लिमिटेड। तो इसमें होल्डिंग कौन हो गया, ए हो गया होल्डिंग कंपनी, बी हो गया उसका सब्सिडियरी कंपनी। कब एक्वायर किया है, 1/4/2001 में, एट कॉस्ट ऑफ 10 लाख। when B Limited had an equity share capital of 10 lakh and reserve and surplus of 80,000। मतलब जब एक्वायर किया गया 1/4/2001 में, मतलब अगर ये ड्रॉ करते हैं 1/4/2001 में जब एक्वायर किया गया, उस डेट पे बी लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था वो था 10 लाख, और जो रिजर्व सरप्लस में सरप्लस था वो था 80,000। ठीक है, इन 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली एंड सफर्ड लॉसेस ऑफ 2,50,000, 4,00,000, 5,00,000 एंड 1,20,000। बोल रहे हैं कि बी लिमिटेड का लगातार 4 साल कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक जो है लॉस देखा गया। देयर आफ्टर इन 2005-6 बी लिमिटेड एक्सपीरियंस्ड टर्न अराउंड, मतलब उसका जो है सिचुएशन बैक हुआ, एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000, और वो प्रॉफिट करने लगा। और पहली बार 4 बार लॉस करने के बाद प्रॉफिट किया है 50,000। कब किया है, ये 2005-6 का बात है। ठीक है, तो एक्वर यहाँ पर हुआ था। अब एक्वर होने के बाद का लॉस बोल रहा है, इन 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स बी लिमिटेड का ये इस तरीके से लॉस चला। एक्वर हुआ, उसके बाद ये ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2002 को। ठीक है, इसके बाद लॉस हुआ 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसके बाद ये देखते हैं कब लॉस हुआ। ये 1/4 का एक्वर हुआ था लगातार 4 साल, मतलब एक्वर करने के बाद इस साल में लॉस हुआ 2,50,000। ठीक है, इस साल 4,00,000। ये हो जाएगा 31 मार्च 2003। ठीक है, ये हो जाएगा 31 मार्च 2004। ठीक है, इसमें कितने का, 5,00,000। ठीक है, और ये हो गया 31 मार्च 2005, इसमें 1,20,000 का लॉस हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5-6 में, 6 मतलब 5-6 ये वाला जो ईयर है, इसमें प्रॉफिट अर्न किया है इन्होंने 50,000। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है कि यहाँ पर एक्वर हुआ, एक्वर होने के बाद लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, उसके बाद प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। और एक्वर कब हुआ ये बोला है, एक्वर जब किया गया, कितना शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस था वो बताए। वो बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि जितना शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस होगा उतना में ही जो है होल्डिंग का जो है अधिकार होता है लेने का, और जितना नहीं होता है उतना मतलब माइनॉरिटी का जाता है। मतलब 70% होल्ड कर रहा है, तो ये जो शेयर कैपिटल और ये जो सरप्लस है इसका 70%, मतलब 10 लाख प्लस 80,000 का 70% ए लिमिटेड को बिलोंग करेगा, मतलब ए लिमिटेड ने परचेस किया होगा। ठीक है, ये 10 लाख, सॉरी ये वाला नहीं, ये दोनों ही 10 है, बट ये कॉस्ट है, ये शेयर कैपिटल है। तो ये 10 और 80,000 का 70% ए लिमिटेड ने परचेस किया है, बदले में कितना दिया है, 10 लाख दिया है। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, और इसके बाद बोला है कि जिस कंपनी को एक्वायर किया उसका लगातार 4 साल लॉस था, उसके बाद प्रॉफिट हुआ। अब क्या बोल रहा है, इन द नेक्स्ट 2 years 5, 6 and 7, 8। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट 2 years इस तरीके का प्रॉफिट हुआ, एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000 इन द नेक्स्ट 2 years 5, 6 and 7, 8, दोनों साल ही 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और ड्रॉ में और एक साल एड ऑन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बी लिमिटेड रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ तक 5-6 तक का इतना प्रॉफिट हुआ, और नेक्स्ट 2 year 6, 7 और 7, 8 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख और 1,50,000। सो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। बोल रहा है कि हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना अमाउंट जाएगा और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना अमाउंट जाएगा हर साल के एंड में, वो बताना है। मतलब कहां से लेके कहां तक बताना है हर साल के एंड में, मतलब 2001, 2002 ये पहला साल एक्वर करने वाला, 2, 3। ठीक है, फिर 3, 4, 4, 5, अच्छा फिर 5, 6
और 6778, ठीक है, 6778 यहाँ तक का हमें बताना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना होगा। लेकिन एक चीज सोचो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो फर्स्ट बार ही होगा, हर बार थोड़ी ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब था कि अगर हम लोग किसी और कंपनी के बिजनेस को परचेस कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या पे करना पड़ रहा है, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब हमारा सौदा घाटे का था या फिर बेनिफिट वाला था, मतलब कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ कि गुडविल, वो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। वो तो सिर्फ एक्वर्ड डेट पे होगा, इसके अलावा तो कभी होगा नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही बार कैलकुलेट करना है, भले ही यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बोला हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो जिस दिन एक्वर हुआ उस दिन होगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है उसमें हमारा जो चेंजेस दिखते जाएगा वो हम लोग लिखते जाएंगे, हम दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ईयर, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 4 है, ठीक है। इलास्ट्रेशन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद एडिशनल कॉन्सोलिडेटेड पीएल, एडिशनल कॉन्सोलिडेटेड पीएल फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस, minorities share of loss borne by A limited, minorities share of loss हम बता देंगे, सभी चीजों का मतलब बता देंगे, एक बार लिखो, माइनॉरिटी शेयर, minorities share of loss borne by A limited और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो देखो क्वेश्चन तो हमें बोला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा निकालो, मतलब ये दो कॉलम तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि होगा ये दो कॉलम, और एक ईयर का कॉलम ईयर दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट लॉस है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा, तो ये कॉलम तो होगा। ये बीच का जो कॉलम जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये हम बताते क्या होगा, ठीक है, एक एक करके करते समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे लिए पेज तो काफी सारा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके आगे एक पेज रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, यहाँ पर शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, एच कंपनी लिख दिया, और शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना परसेंट है, हमें बता ही दिया है 70%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी का 70% है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना होगा, बचा हुआ 30%, ठीक है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना जाएगा वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट होता है, वर्किंग नोट 2 बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब किसी के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, ये देखो कितने में खरीदा गया, कॉस्ट ऑफ 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड में जो इन्वेस्ट किया उसका कॉस्ट कितना है, 10 लाख, ठीक है।
अच्छा, और इसके बदले में क्या मिल रहा है? इसके बदले में शेयर और रिजर्व मिलेगा। शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख, रिजर्व सरप्लस है 80,000, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उतना मिलेगा। तो लेस कर देंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल 10 लाख का 70% यानी 7 लाख, और सरप्लस 80,000 का 70%, 56,000। ठीक है, तो टोटल हमें इतने का चीज खरीदने के लिए इतना पे करना पड़ा। ठीक है, तो बोलो हम लोगों ने ज्यादा पे किया कि कम पे किया? उसके हिसाब से हम लोग का आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बोलो क्या आएगा? हम लोगों को मिला क्या? ये और ये मिला, बदले में ये देना पड़ा, तो बोलो ज्यादा दिया कि कम दिया? मैम मैम गुडविल होगा। हाँ, गुडविल होगा। बोलो कितना हो रहा है? माइनस करने से ही तो पता चलेगा। कैलकुलेटर कम है, ये रहा। देखो 7 लाख, 2,44,000। हाँ 2,44,000 का मैम गुडविल। हाँ, 2,44,000 का गुडविल जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना जा रहा है? यहाँ पर वर्किंग नोट 3 में दिखा देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना रह जाएगा एक्विजिशन होने के बाद? ठीक है, तो उनके पास क्या रहेगा? शेयर कैपिटल, लेकिन कितना रहेगा? 10 लाख का 30%। ठीक है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा। वहां दिखाने बोला है ना बार बार कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी दिखाते जाओ कि क्या डेटा उनके पास बच रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 लाख। ठीक है, और रिजर्व सरप्लस में सरप्लस है, सरप्लस का कितना परसेंट? वही 30%। 3,24,000। ठीक है, ये हो गया, ये पता चल गया। अच्छा, अब हम लोग इस चीज को वो जो कॉलम है उसमें लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो मुझे लिखना है, यहाँ मैंने इतना जगह रख रखा है। ठीक है, अच्छा, तो ईयर जो है, ईयर हो जाएगा 20x1। ठीक ठीक है, ये 20x1 का है क्योंकि जिस दिन एक्वर हुआ ये उस दिन का सिचुएशन दिखा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें लिखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जा रहा है, देखो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना आ रहा है? 3,24,000। ठीक है, यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया, तुम लोग अपने कॉपी से देख के लिखो 3,24,000। अच्छा, और जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वहां पर आ जाएगा 2,44,000। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला जो कंडीशन हुआ ये कब हुआ पता है? ये हो रहा है 1/4/2001 को। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4/2001, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। उसके बाद उस साल जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस को कैसे हमें दिखाना है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये x1 x2, x1 x2 क्यों किया? अभी मैंने ड्रॉ करके पूरा दिखाया तुम लोग को। चलो, पूरा ड्रॉ करके दिखाया कि पहले साल प्रॉफिट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, देखो पहले साल प्रॉफिट जो है x1 x2, पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लगातार 4 साल लॉस हुआ, तो कितना है लॉस? 2,50,000। ठीक है, पहला 2,50,000। इसको क्या करेंगे? देखो 2,50,000 है, अब यहाँ पर लिखते हैं लॉस। ये जो पीएल वाला कॉलम है यहाँ पर लिखेंगे 2,50,000, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस बताएगा। अब लॉस है तो हम इसको नेगेटिव में दिखा देते। ठीक है, अब इस लॉस का क्या करना है? लॉस भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 30% का, ठीक है, और जो हम लोग का होल्डिंग है उसमें 70% का। ठीक है, तो पहले 2,50,000 का निकालते हैं, कितना? 70 और 30%, तो निकाल के देखो कितना होता है। 2,50,000 इंटू
30%, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का निकाल लिया 75,000, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का यहाँ पर लॉस चला जाएगा 75,000, ठीक है। अच्छा, तो बाकी कितना बचा वो चला जाएगा होल्डिंग को। अच्छा, कितना बचेगा माइनस कर लेते हैं, 2,50,000, तो पता चल जाएगा। यहाँ पर बच गया 1,75,000, वो कौन से कॉलम में जाना चाहिए, ये वाले कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है। अब ये वाले कॉलम का मतलब समझा देते हैं। तो सिंपल क्या किया, ये लॉस दो जगह पे बटेगा, क्योंकि इस कंपनी के भी दो तरीके के जो है मेंबर हो गए मेनली, ठीक है। एक होल्डिंग और जो दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा कितना 30%, क्योंकि वो का 70% चला गया लॉस, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉलम का नाम क्या है, एडिशनल कंसोलिडेटेड पीएल फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस। मतलब जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट प्रॉफिट या लॉस का, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो पोस्ट प्रॉफिट या पोस्ट लॉस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्वर कब हुआ था, 1/4/2001 को। इसके बाद फर्स्ट ईयर यानी 31 मार्च 2002, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉस हुआ है 2,50,000, ये कैसा लॉस है, ये है पोस्ट लॉस, पोस्ट एक्विजिशन लॉस, ठीक है। तो ये लॉस किसको जाता है, पोस्ट एक्विजिशन। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को तो पोस्ट एक्विजिशन जाता ही है, ठीक है। और जो कंसोलिडेटेड पीएल बनेगा, मतलब पहले साल कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस शीट सब चीज बनेगा, ठीक है, कि दोनों का मिला के ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, तो वहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा, वही लिखा है, एडिशन हो जाएगा कंसोलिडेटेड पीएल फॉर द ईयर एंड डेट बैलेंस, ठीक है। मतलब इस साल के एंड में जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या पीएल बनेगा उसमें ये 1,75,000 ऐसे नेगेटिव में जाएगा, लॉस है तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग ये 2,44,000 एज इट इज चलता जाएगा, तो इसको हम बार बार और नहीं लिखेंगे, वैसे भी पहले साल लिख दिए हैं, अभी यहाँ लिखना भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पहले जब फर्स्ट डे पे फर्स्ट, ये देखो यहाँ पर 1/4/1 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस आया था 3,24,000, ठीक है। अब ईयर एंड में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसमें 75,000 जो है एडजस्ट होगा, ठीक है। वो तुम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हो। तो ये जो एडजस्ट होगा, एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, बैलेंस बोल के लिख देंगे, ठीक है। तो बैलेंस बोल के लिख देंगे, ये यहाँ कुछ नहीं होगा, ये तो 2,50,000 जो है डेटा हम लोगों ने लिया था डेटा। अब बैलेंस कहाँ कहाँ होगा, ऑब्वियसली ये कॉलम में थोड़ी ना कोई बैलेंस होगा, ये तो प्रॉफिट लिखा हुआ था, लॉस है जो है वो लिखेंगे। 3,24,000 माइनस 75,000, देखो कितना होता है मैम 2,49,000। अच्छा 2,40,000, तो तुम लोग थोड़ा मुझे बताते जाओ तो जल्दी हो जाएगा। 2,49,000 हो गया, ठीक है। अब ये जैसा है ये तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ कोई बैलेंस नहीं था, किसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है बोला है कि माइनॉरिटी शेयर ऑफ लॉसेस बोर्न बाय ए लिमिटेड, वो पॉइंट अभी यहाँ आया नहीं है, आने से समझ में आएगा कि वो क्या है। तो पहले साल वाला कंप्लीट हो गया, पहले साल बस इतना ही लिखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 2-3, ठीक है। 2-3 में क्या देखेंगे, अब देखो अब कोई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो आएगा नहीं, वो तो डे 1 में हुआ। अब तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड जो है वो एक ही कंपनी हो गया, बेसिकली ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद ही लिया, उसको पूरा कंट्रोल करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर में इनका क्या हुआ, बोल रहे नेक्स्ट ईयर में 4 लाख का लॉस हुआ, फिर से 4 लाख का लॉस, तो यहाँ पर हम लोग लॉस है तो नेगेटिव में 4 लाख दिखा देंगे। अब फिर इसका 70 और 30% करोगे, 70 और 30, यहाँ 70% ये जो है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30%, तो बोलो 70% और 30% कितना होगा, ये तो हम कर लेंगे ओरली थोड़ा, 1,20,000, ठीक मैम है। 1,20,000। हाँ, और এটা 7,800, 2,80,000। हाँ 2,80,000, ठीक है। ये हो गया लॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लॉस आ गया, अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ये तो पीएल का बैलेंस हम लोग लिख चुके हैं, तो 2,49,000 माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा, 1,29,000, मैम 1,29,000। हाँ 1,29,000, ठीक है। ये आ गया 1,29,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस ये लॉस को कुछ नहीं करना, ये तो हर साल बैलेंस शीट में जा रहा है। देखो एक बात समझो, ये हर साल बैलेंस शीट में जा रहा है, लेकिन जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में दिखाओगे तो ये और ये मिला के दिखाओगे, इसीलिए इसका बैलेंस दिखा रहे हैं। अब जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को फिर से दिखाओगे, जब देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होके आएगा प्रीवियस बैलेंस शीट से इतना, अब करेंटली इतना आएगा तो एडजस्ट होके इतना ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन ये सब इंडिविजुअली जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पीएल में जाके डायरेक्टली ऐड हो जाएगा।
एक बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, हम यहाँ पर टी शेप में दिखा रहे हैं, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस कितना आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में ये दोनों एडजस्ट करके आएगा, और कॉन्सोलिडेटेड पीएल में ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2,49,000 ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां ऑलरेडी माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिख रहा होगा 2,49,000, ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, ये 1,20,000 माइनस करके ये दिखाना होता है। तो यहाँ तो मैं पूरा करने नहीं बोला है, तो फिर जैसे छोटा छोटा पॉइंट निकल के आ रहा है उसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 2-3 हो गया। अब 3-4, 3-4 में देखते हैं क्या लॉस ऑकर हुआ है। तो 3-4 में लॉस हुआ है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, 5 लाख का फिर से वही 30 और 70%, तो 30% यानी मैम 1 लाख। 1,50,000। हाँ, 1,50,000, और यहाँ पर हो जाएगा 70, मतलब 3, 3,50,000। हाँ 3,50,000। अच्छा, अब यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा, देखो यहाँ लॉस ज्यादा है बैलेंस करने से और प्रॉफिट कम है, तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लॉस अमाउंट दिखेगा, कितना दिख रहा है माइनस करके देखो, कितना दिख रहा है, मैम 21। 21,000, ठीक है, 21,000 हमें लॉस दिख रहा है। अब एक रूल्स होता है, क्या रूल्स है कि AS21 हमें क्या बोल रहा है, AS21 का रूल्स है, AS21 हमें बोल रहा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग लॉस नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में किसी तरीके का लॉस हम लोग नहीं दिखा सकते, मतलब देखो यहाँ लॉस एडजस्ट होकर प्रॉफिट आया था, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है, तो ये नेगेटिव अगर हो जाता है तो इसको बियर कौन करेगा, इसको ए लिमिटेड बेयर करेगा, ठीक है, ये जो लॉस है इसको ए लिमिटेड यानी होल्डिंग कंपनी बेयर करेगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, AS21 में लिखा है, मतलब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग AS21 में बोला हुआ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये नेगेटिव आ गया, इसको हम लोग होल्डिंग कंपनी को बेयर करने के लिए दे देंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो 21,000 है इसमें लिखेंगे लॉस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोर्न बाय ए कंपनी, ठीक है, ए कंपनी बियर करेगी, तो ए कंपनी अगर बियर करेगी तो फिर वो कहाँ लिखा जाएगा, तो ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर ऑफ लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड, कॉलम बना रखा है, तो ये 21,000 जो है ये इस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, तो ये 21,000 जो है इसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, ये 21,000 का लॉस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी दो कॉलम कर सकते हो, एक यहाँ पर रुपीज और एक यहाँ पर बैलेंस, बताते हैं इसका क्या यूज होगा। 21,000 हम लोगों ने ट्रांसफर मैम किया, और है बोलो, मैम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस होल्डिंग कंपनी क्यों बियर करेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस होल्डिंग कंपनी इसीलिए बेयर करेगा क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो है, होल्डिंग कंपनी तो मेन अभी ओनर है, ठीक है, और वैसे भी AS21 मतलब लॉ हमें बोल रखा है, AS21 में हमें बोल रखा है कि जब इसका प्रेजेंटेशन करोगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ नेगेटिव नहीं दिखा सकते हो। AS21 में ये बोल रखा है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जब प्रेजेंट करोगे तो वहां कुछ नेगेटिव नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, उसको ए लिमिटेड में दिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ए लिमिटेड मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो लॉस होगा वो कौन शेयर करेगा, वो होल्डिंग कंपनी शेयर करेगा, मतलब होल्डिंग कंपनी केस में दिखाया जाएगा, ये जो है AS21 में बोला गया है, ठीक है, इसका रूल्स है, तो हमें उस ये एक्चुअली क्यों दिखाएगा, ये लॉ है, ठीक है, कि इसमें लॉ में बोला हुआ है कि इसमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसको हम लोग नेगेटिव नहीं दिखा सकते, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, ठीक है, बट यहाँ तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तुम लोग यहाँ देखोगे तो प्रोविजन मिल जाएगा, प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजन है कि ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव वैल्यू में नहीं दिखा सकते हैं, इसी वजह से हम लोग नहीं दिखा सकेंगे। कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर भी शायद लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ के दिखा देते हैं, ये देखो, the loss applicable to the minority interest in a consolidated subsidiary may exceed the minority interest in equity of subsidiary. In such case, AS21 prescribes that excess and any further losses applicable to minority are adjusted against the majority interest. मतलब माइनॉरिटी यानी बच्चे हो गए ना, तो उनको लॉस नहीं दिया जाएगा जब तक बड़े हैं, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास ज्यादा जो है शेयर है, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ही कंपनी में दो तरीके का इंसान है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, तो फिर बड़ा रहते रहते छोटे को लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, इस प्रोविजंस के साथ ये बनाया गया है कि AS21 ने प्रिस्क्राइब किया है कि किसी भी एक्सेस या फिर एनी फर्दर लॉसेस एप्लीकेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट द मेजोरिटी इंटरेस्ट
except to the extent that minority has a binding obligations to and is able to make good the losses. ठीक है, तो यहाँ पर बात इतना हो गया कि अगर माइनॉरिटी भी है और मेजोरिटी भी है तो फिर लॉस अगर बेयर करना है तो मेजोरिटी वाले को करना है, माइनॉरिटी पे इसका कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये एस 21 बोला है इसीलिए हम लोग करेंगे, और इसका लॉजिक यही हो गया, जब तक बड़ा है तो बड़ा ही लॉस बेयर करना चाहिए ना, छोटा क्यों बेयर करे, इसी वजह से। तो ये ए लिमिटेड का हो गया। अब ये कॉलम देखो, मैंने रुपीस कॉलम में 21,000 लिखा है। ठीक है, रुपीस वाले कॉलम में हम थोड़ा सा इधर हटा के लिखते हैं, रुपीस वाले कॉलम में 21,000 लिखेंगे और बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा हम लोग का 21,000। अब चाहो तो ये दे सकते हो ब्रैकेट, बाकी लॉस है बोल के इस कॉलम में आ रहा है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बैलेंस दिखाते हैं, बैलेंस क्या बचेगा। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर बचेगा, ये 21,000 यहाँ पर चला जाएगा, लॉस बेयर हो जाएगा, तो ये बचेगा जीरो यानी नील। ठीक है, ये जीरो बच जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल करते हैं। ठीक है, 3,50,000 और 21,000 कितना हो जाएगा, ये देखो, ये बैलेंस यहाँ पर ही बन गया था। इसका बैलेंस अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस लिखना चाहो तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और इसका जब बैलेंस करोगे, इसका ये 3,50,000 और 21,000 ये कंबाइन होके 3,71,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 3,71,000 हो जाएगा, मतलब ये यहीं पर क्लोज है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज है इस तरीके से। और वैसे तो देखो इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको ऐसे लगा देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एडजस्ट होके यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये एडजस्ट होके इधर आया, इसके साथ ये एडजस्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का 3-4 तक का। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 4-5 का। ठीक है, x4 और x5। ठीक है, अच्छा 4-5 में देखते हैं लॉस कितना है। 4-5 में लॉस है, देखो 4-5 में लॉस है हम लोग का 1,20,000, ये 4th ईयर का हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा देंगे 1,20,000। ठीक है, ये प्रॉफिट या लॉस वाले कॉलम में चला गया। अब इसका 70 और 30% करो। तो पहला कॉलम हम लोग का क्या था, पेज चेंज हो गया, पहला कॉलम था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तुम लोग बताओ कितना हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा लिख लेते, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा करने में। कितना मैम आएगा, 36,000 36,000 अच्छा नेगेटिव माइनॉरिटी। 36 था। अच्छा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, उसके बाद होल्डिंग का मैम आएगा 84,000। 84 अच्छा 84,000। ठीक है, ये आ गया 84,000, ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल में जाएगा, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया। अच्छा, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर ऑफ ओन्ड बाय ए और सीओसी। ठीक है, सीओसी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वो तो एक ही रहेगा। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का लॉस लिखा हम लोगों ने 1,20,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 36 और 84 में। ठीक है, अच्छा फिर से क्या हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लॉस दिख रहा है, तो लॉस हम लोग नहीं दिखा सकते, ये लॉस किसको दे देंगे, ये लॉस हम लोग दे देंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल में, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो बेयर करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोर्न बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये 36,000 का लॉस इससे हट जाएगा, तो इससे हट जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव दिखाएंगे तभी ना यहाँ पर जीरो आएगा, और किसको ट्रांसफर होगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस कैसे दिखेगा, देखो ये तो बैलेंस जीरो हो गया, ये 36 और 84 कितना हो जाता है नेगेटिव में 1,20,000। ठीक है, ये 1,20,000 हो गया। अब ये लॉस किसको देना है, ये जो लॉस है ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, ये जो माइनॉरिटी ये बियर करेगा ए लिमिटेड। ठीक है, तो बैलेंस में ऑलरेडी 21,000 था अमाउंट में, और बैलेंस में भी 21,000 था। अब यहाँ अमाउंट और बैलेंस, यहाँ पर अमाउंट में फिर से आ गया 36,000 और पहले से 21,000 था। ये देखो बैलेंस में पहले से 21,000 था, अब उसमें 36 ऐड हो जाएगा तो कितना हुआ, मतलब यहाँ 21 था ना, ये 21 मैम था 57।
हाँ वही हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर उतना जगह तो नहीं होगा, हम डायरेक्टली 57,000 लिख दे रहे हैं, 57,000 होगा। सीओसी तुम लोग चाहो तो फिर से लिख देना 2,44,000, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया बैलेंस, इतना दिख रहा है। अच्छा फिर 5-6 का प्रॉफिट देखो, 5-6 का प्रॉफिट तो नहीं है, शायद लॉस ही है, देख लेते हैं। 5-6 में नहीं, 5-6 में प्रॉफिट है, 50,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000, ये प्रॉफिट आया, ठीक है। अब 50,000 का भी शेयरिंग करेंगे 70-30, 30,000 मतलब 15 प्रॉफिट है, इसीलिए पॉजिटिव लिख रहा है, ठीक है। और 15 और ये 70 मतलब कितना हो जाएगा, 35,000, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा देखो, अभी यहाँ पर जो प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है वो हम लोग इसको नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि ये पहले बोला कि हम छोटे हैं तो हम लॉस बेयर नहीं करेंगे, तो अभी इसका लॉस कौन बेयर कर रहा था, होल्डिंग बेयर कर रहा था, तो अभी इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक इधर लॉस जो है रिकवर पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव नहीं होता है तब तक इसे जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयर of minority interest adjusted against losses of minority interest absorbed by holding कंपनी, ठीक है। अभी तक होल्डिंग कंपनी उसका लॉस बियर कर रही थी, अब प्रॉफिट हुआ तो अचानक से वो प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं चलेगा, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, निकलने से इसको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐड कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आ गया तो ये वाला जो है 15,000 इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर जीरो बन गया। बैलेंस अगर देखें, ठीक है, यहाँ बैलेंस लिखते हैं, थोड़ा और नीचे लिखिए, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस, ये यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का 35,000 और 15,000, ये तो पहले बैलेंस हो चुका है ना, 50 ये तो हाँ 50,000, ये 50,000 हो जाएगा। अच्छा अब इधर कैसे लिखेंगे, ये देखो ये जो 15,000 का प्रॉफिट है ये यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, तो 36,000 और यहाँ पर हो गया 15,000, ये हम नेगेटिव में दिखा रहे हैं, देखो क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि जब लॉस ट्रांसफर किया था तो मैंने ऐसे पॉजिटिव दिखाया था, क्यों? उसका लॉजिक मैथमेटिकली कुछ ऐसा है, देखो कि ये नेगेटिव था, यहां से ये पैसा निकालेंगे तो इसको 36,000 पॉजिटिव लिखा, इसीलिए मैंने इधर ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये नेगेटिव में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे लिख रहे हैं, बाकी है वो प्रॉफिट और वो लॉस है, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो ये 15,000 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बैलेंस कितना बनेगा, 57,000 नेगेटिव था, 15,000 उसमें प्रॉफिट आया, तो अब जो वैल्यू बचेगा वो नेगेटिव ही होगा, लेकिन बोलो कितना होगा, 57 लॉस था टोटल, 15,000 मैम प्रॉफिट किया। हाँ बोलो मैम बोलो। 42,000। 42,000, ठीक है, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब अभी भी क्या है, लॉस ही है, ठीक है, 42,000 यानी अभी भी लॉस ही है, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट पेज में हमें लिखना पड़ेगा 6 और 7 का, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे ईयर, यहाँ पर लिख लिया 6 और 7, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पीएल, अच्छा 6-7 में क्या था, प्रॉफिट था कि लॉस, ये 50,000, ये हम लोगों ने लास्ट वाला कौन सा लिखा, ये लिखा हम लोगों ने 50,000 वाला, ठीक है। अब ये देखो एनुअल प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है, 6-7 में 1 लाख एनुअल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। अब इसका दो पार्ट हो जाएगा, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, एक कॉन्सोलिडेटेड पीएल में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये 30,000 होगा। अच्छा अब ये जाएगा हम लोग का कॉन्सोलिडेटेड पीएल में, कॉन्सोलिडेटेड पीएल, उसमें कितना जाएगा 70% यानी 70,000, ठीक है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड, COC, और यहाँ पर अमाउंट और बैलेंस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, 1 लाख को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 30,000 70,000। अच्छा अब इसको फिर से प्रॉफिट मिला, लेकिन जब तक लॉस रिकवर पूरा पूरा नहीं हो जाता ये प्रॉफिट नहीं रख पाएगा, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्ट अगेंस्ट लॉस
ऑफ माइनॉरिटी एब्जॉर्ब्ड बाय होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये 30,000 यहां से निकलेगा। ठीक है, 30,000 यहां से निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये निकला इसलिए नेगेटिव किया, बाकी है ये पॉजिटिव अमाउंट। अच्छा, अब इसका बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 1 लाख। अच्छा, यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कितना हुआ, तो यहाँ से कितना आया हम लोग का 30,000 अमाउंट गया। अच्छा, बैलेंस कितना था, बैलेंस था यहाँ पर 42,000 लॉस था और 30,000 प्रॉफिट आया, तो कितना लॉस बच रहा है, जैसे अभी बताया ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, ये देखो 42,000 तो लॉस ही था ना। हाँ बोलो। 12,000 मैम। हाँ, 12,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, 12,000 का बैलेंस बच गया, हो गया, ये बैलेंस निकल गया। और लास्ट 7 8, यही लास्ट होगा, 6 7 के बाद 7 1 लाख के बाद ये 1,50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस में 1,50,000। 1,50,000 का 30% कितना होता है, 45, और 70% कितना होगा, 45 मैम माइनस 1,05,000। 1,05,000। 1,05,000। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर तो अभी तक लॉस चल रहा है 12,000 का। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना, ये देखो प्रॉफिट इसके पास 45,000 है और यहाँ पर लॉस रिकवर करने के लिए पड़ा हुआ है सिर्फ 12,000, तो बताओ तो उतना तक ही बेयर करेगा ना जितना तक लॉस दिखेगा, क्या पूरा 45,000 ट्रांसफर करे या फिर सिर्फ जितना लॉस है उतना करने से ही होगा, बाकी इसके पास रह जाएगा। बोलो कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा फिर, हमारे पास अभी भी लॉस एडजस्ट करने के लिए 12,000 पड़ा हुआ है, यहाँ तो 45,000 का प्रॉफिट आया। अब तक हम लोग बोल रहे थे जब तक ये लॉस पूरा रिकवर नहीं हो जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं, मतलब प्रॉफिट वहां नहीं दिखा सकते हैं। तो ये 45,000 का प्रॉफिट पूरा निकाल ले इससे, या फिर सिर्फ जितना लॉस है उतना निकालने से होगा, क्योंकि इस बार तो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है। बाकी हर साल क्या हो रहा था, लॉस मैम 12,000 was है 12,000 मैम बिल्कुल। 12,000 लेंगे। हाँ, सिर्फ 12,000 लेंगे। 12,000 लेने से इसके पास बच जाएगा, अब की बार कितना बच रहा है, 33,000। ठीक है, तो यहाँ 12,000 चला जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये बैलेंस होके कितना हो जाएगा, 1,05,000 में 12,000 ऐड हो जाने से कितना हो जाएगा, 1,17,000। ठीक है, 1,17,000 हो गया। और ये 12,000 हम लोग क्या करेंगे, 12,000 यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, तो 12,000 का लॉस था, 12,000 ही ले लिया, पूरा लॉस रिकवर हुआ बोल के ही यहाँ पर हम लोग जो है इसको इस तरीके से एडजस्ट किए, जब तक ये 0 नहीं आता ये अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो ये 2,44,000 हर जगह पे सीओसी में तुम लोग चाहो तो हर साल जो है लिख सकते हो, हर साल 2,44,000 जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, फिर भी ये इसमें एक प्रोविजन सीखने को मिला कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, वो एब्सॉर्ब हो जाएगा थ्रू होल्डिंग कंपनी। अच्छा, ये हम लोग का बन गया, तो मैंने ये यहाँ कर दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन्हें हटा देते हैं तो। अच्छा, ये बन गया, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इलास्ट्रेशन 9, ये बाकी था, ये वाला बिफोर बोनस इशू और आफ्टर बोनस इशू, इलास्ट्रेशन 9। इसमें क्या बोला है देखो, ऑन 31st March 2001 पी लिमिटेड एक्वायर्ड 1,05,000 शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड फॉर 12 लाख, मतलब पी लिमिटेड ने इतना शेयर खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स 1,05,000, किसका, क्यू लिमिटेड का, बदले में कितना पैसा दिया, 12 लाख दिया है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कितने का किया, 12 लाख का, और बदले में मिला 1,05,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ये शेयर का वैल्यू नहीं बताया है। फिर बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज एज अंडर, उस डेट पे मतलब जिस दिन एक्वायर हुआ उस दिन क्यू लिमिटेड का क्या पोजीशन है, उसका पीपीई दिख रहा है इतना, करेंट एसेट इतना दिख रहा है, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड इतना दिख रहा है। मतलब एक्चुअली पी लिमिटेड ने कितना शेयर लिया, फिर आउट ऑफ 1,50,000 उसने इतना शेयर्स लिया, बोलो क्या वो होल्डिंग कंपनी बना कि नहीं बना। हाँ मैम। यस मैम।
हाँ तो अगर 50% से ज्यादा है तो बनेगा, ठीक है। तो देख लो कितना कितना परसेंट आ रहा है। मैम 70-30। 70-30, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इतना, ट्रेड पेबल है इतना। अच्छा अब देखो, ये एक्वर जब हुआ उस डेट का बात है, तो ये दोनों प्रॉफिट ही हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्री एक्विजिशन, ये जो पीएल दिख रहा है ये भी प्री एक्विजिशन है, एक्वर होने के पहले का, क्योंकि एक्वर होने के पहले बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिख रहा था, और ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट दिया हुआ है। ये जो है ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इसलिए इसके बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है ये देखो, अगर पी लिमिटेड के नजरिए से देखो तो उसको ये प्रॉफिट भी खरीदना पड़ेगा, ये भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो पहले थोड़ी ना ये बिजनेस कर रहा था, पहले तो ये क्यू लिमिटेड का प्रॉफिट था ना, क्यू लिमिटेड का बिजनेस खरीद रहा है जब, तब उसके बैलेंस शीट में ये दोनों आइटम दिख रहा है, दोनों प्रॉफिट आइटम दिख रहा है। तो ये दोनों प्रॉफिट आइटम उसके लिए प्री एक्विजिशन होगा पी लिमिटेड के लिए, और ये प्री इनकॉर्पोरेशन इसीलिए दिख रहा है। एक्चुअली क्या होता है, शायद क्यू लिमिटेड ने भी किसी का बिजनेस खरीदा होगा, तब उसके पास भी कुछ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आया होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेट होने का पहले का प्रॉफिट। मतलब और एक चीज भी होता है, पहले ये चैप्टर था तुम लोग का, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में क्या होता है ना, मतलब मान लो क्यू लिमिटेड पहले पार्टनरशिप में था, या फिर मतलब कंपनी नहीं था, मान लो ऐसा कि कंपनी नहीं था, वो पहले जो है इंडिविजुअल काम करता था, उसके बाद उसने क्या किया, कंपनी बना लिया, अपने बिजनेस को कंपनी में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों एंटिटी अलग अलग हो गया, पहले मान लो इंडिविजुअल काम हो रहा था, उसके बाद वही बिजनेस जो है कंपनी में ट्रांसफर हो गया। तो अब ये कंपनी का जो बैलेंस शीट रहेगा ना, उसमें इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोल के दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो हो सकता है कि वही लोग ओनर है जो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, मान लो पार्टनरशिप था, वही बाद में कंपनी बनाए, लेकिन एंटिटी तो अलग अलग है ना, इंसान से थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनी और उसके शेयर होल्डर को तो हम लोग अलग से मानते हैं ना, मतलब कंपनी को ही तो मेन मानते हैं, जब कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है तब जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भेल होता है, तुम लोग लॉ में पढ़ते होगे, तब जाके जो है कंपनी और जो मेंबर्स है उसको एक माना जाता है। तो वही प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का मतलब, ये भी अपने आप को कभी ट्रांसफर किया होगा तब वो प्रॉफिट उसमें जो है परचेस करके दिखाना पड़ता है, वो अलग टॉपिक होता है, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलते हैं, कि इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले का प्रॉफिट, मतलब पहले ये बिजनेस किसी और फॉर्म में था, फिर वो जो है कंपनी में ट्रांसफर हुआ, तब वो बैलेंस शीट में प्री इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट के हिसाब से दिखता है। तो हमें यहाँ पर उससे तो कोई मतलब है नहीं, बट इसका मतलब मैंने समझाया। और ये दोनों ही प्रॉफिट, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड, उसके हिसाब से देखें तो पी लिमिटेड के लिए ये दोनों तरीके का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, दोनों तरीके का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, मतलब उसको एक्वायर करने के पहले क्यू लिमिटेड के पास ये दोनों तरीके का प्रॉफिट पड़ा हुआ था। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2003, ये 2001 का इंसिडेंट है, फिर 2003 का बैलेंस शीट का कुछ डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, दोनों का गिवन है, पी का भी और क्यू का भी। क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये जो है क्यू का दिख रहा है, देखो वहां से यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, फिर जनरल रिजर्व है दोनों का, पीएल है, ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट किसके यहाँ दिखेगा, पी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है किसमें, क्यू लिमिटेड के शेयर में, कितने सारे शेयर में, 1,05,000 शेयर्स में, कितने में, 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके। करेंट एसेट दे दिया है दोनों कॉलम में, हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला है, अच्छा और भी कुछ बोला है, डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इशू। अच्छा क्यू लिमिटेड जो है मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने 31 मार्च 2003 को क्या किया है, बोनस इशू किया, इन रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। बोनस शेयर एक फ्री में शेयर कंपनी बांटती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देने के, मतलब देखो डिविडेंड कंपनी देगी, डिविडेंड देने का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन डिविडेंड देने के बाद भी अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट रह जाता है तो कंपनी क्या करती है, जो है लॉ का जो भी प्रोविजन है सारे चीजों को अगर फॉलो कर पाती है तो कंपनी के पास परमिशन होता है, अगर उस पे एओ में लिखा हुआ है बाकी जो भी प्रोविजन है वो अगर फॉलो कर रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है, फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट सकती है। बोनस का मतलब ये फ्री में शेयर देना, और बोनस शेयर बांटने से क्या होता है, कंपनी का जो है
क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है बट फ्री में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट तो कर देगी बट बैंक डेबिट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा शेयर इशू करके, क्योंकि फ्री का शेयर है। तो कंपनी ये शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? अपने कैपिटल को कम करके, सॉरी रिजर्व सरप्लस को कम करके। अपने रिजर्व सरप्लस को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड करके कंपनी बोनस इशू करती है। ठीक है, तो ये देखो, द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अगर किसी के पास एक इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला, वो भी फुल्ली पेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक फुल्ली पेड नहीं होता है कंपनी बोनस नहीं देती है। फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट, उस डेट पे किसी के पास अगर 2 इक्विटी शेयर पहले से ही है, क्यू लिमिटेड का ओल्ड 2 शेयर है, तो न्यू शेयर यानी बोनस शेयर 1 मिल जाएगा, मतलब 2 के बदले 1 मिलेगा। बोनस शेयर वेर इश्यूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बाय यूजिंग जनरल रिजर्व। देखो मैंने बोला ना, रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज्ड किया जाता है, रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखो, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल था 100, रिजर्व सरप्लस था मान लो 60। ठीक है, अब कंपनी बोल रही है बोनस बांटेंगे, तो कंपनी क्या करेगी? मान लो कंपनी बोनस बांट रही है कितने रुपए का? मान लो 50 रुपए का, तो कंपनी रिजर्व सरप्लस से 50 ले लेगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 कर देगी। ठीक है, अब इसके बाद बोनस इशू के में कैसे लगेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 50 से बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस 60 में से 50 कम होके 10 हो जाएगा। लेकिन अगर देखोगे तो ओवरऑल कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल जो है जैसा है वैसा ही रहा। बाकी इसमें बहुत सारा डेप्थ है कि बोनस इश्यू करना, मतलब बोनस जो है फ्री में शेयर मिलना कितना खुशी का बात है, मतलब खुशी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कंपनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो फ्री में बांट दी और शेयर होल्डर को खुश भी कर दी। ठीक है, फ्री में मिलता है तो शेयर होल्डर भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसमें शेयर होल्डर का शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं, काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, काफी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो अब उतना डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, वो बोनस चैप्टर में होता है, जो कि अभी है नहीं, क्योंकि वो अभी फाउंडेशन में दे दिया है। ठीक है, तो अभी तुम लोग का है नहीं, पहले इंटर में था। तो जो भी हो, तो यहाँ पर बोला है कि बोनस रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, कंपनी रेशियो के हिसाब से बोनस डिक्लेयर करती है, जैसे यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है 2 के बदले 1 मिलेगा। और बोनस कैसे इशू किया जाएगा? जनरल रिजर्व को यूज करके। जनरल रिजर्व कहां पर रहता है? रिजर्व सरप्लस में। ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस का जहां पर जनरल रिजर्व है उसको यूज करके किया जाएगा, लेकिन वो कौन से वाले प्रॉफिट से? पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट का जनरल रिजर्व से किया जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ था उससे जो है बोनस इशू किया जाएगा। फिर बोल रहा है कैलकुलेट एज ऑन 31 मार्च 2003 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। मतलब वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करो, उसमें कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, गुडविल भी आ सकता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंसोलिडेटेड पीएल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट के हिसाब से, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के पहले ये तीनों पॉइंट का आंसर क्या होगा, और बोनस शेयर इशू करने के बाद ये तीनों पॉइंट का आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर से। ठीक है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर से स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 9। बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। जैसे बोला है मैंने वैसे लिख दिया, बाकी देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही होता है, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल कुछ एक निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? तो क्यू लिमिटेड में कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ दिखेगा? यहाँ देख सकते हैं, ये रहा 12 लाख, और एक शायद कहीं पर लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ये रहा 12 लाख। ठीक है, कहीं से भी देख के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया 12 लाख। अच्छा, बदले में क्या मिला? बदले में हमें मिलेगा शेयर कैपिटल और प्रॉफिट।
शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल मिलेगा, शेयर कैपिटल कितना मिलेगा, कितना था क्यू लिमिटेड का, क्यू लिमिटेड का शेयर कैपिटल था, ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक्वायर हुआ ऑन दैट मोमेंट 15 लाख, ठीक है, 15 लाख। अच्छा, कितने परसेंट होल्डिंग हुआ था, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना आया था, हम भूल गए, यहाँ निकाल लेते हैं, निकालना भूल मैम गए। मैम 70। 70%। 70%, अच्छा तो 70%, तो 70% यानी कितना होगा देख लो, 10,50,000। 10,50,000। अच्छा, और क्या लिया जाएगा, जो भी एक्विजिशन डेट पे प्रॉफिट या रिजर्व सरप्लस, जो भी बोलो, रिजर्व सरप्लस के अंडर ही तो सारा पॉइंट आता है, तो ये रहा 30 + 60 90,000 प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ दोनों अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या था, 60 30 30 60 30,000 60,000 टोटल, 90 करके भी 70% कर सकते हो। अब मैंने अलग अलग लिख लिया तो अलग ही कर देते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, ये हो गया 21 और ये 42, ठीक है। तो टोटल कितना हम लोगों ने लिया, चीज क्या लिया हम लोगों ने, इन द फॉर्म शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिला के कितने रुपए का लिया, 10,50,000 + 21 + 42, ये मिला के कितना होता है, 3 मैम 4, 11,13,000। अच्छा 11,13,000 होता है, और हम लोगों ने इतने का चीज लिया, बदले में दिया 12 लाख, तो बोलो जो डिफरेंस आया वो गुडविल है कि क्या है, गुडविल। गुडविल। गुडविल कितने मैम का है, 87,000 गुडविल। 87,000 गुडविल, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने निकाल लिया बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर गुडविल कितना होगा। अब नेक्स्ट निकालने लिए बोला है शायद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देख लेते हैं। नेक्स्ट निकालने के लिए बोला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो लिखते हैं यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास क्या क्या रहेगा, यही शेयर कैपिटल और यही प्रॉफिट, ये पूरा चीज ही रह जाएगा, लेकिन पूरे का 30% रह जाएगा, ठीक है, पूरे का 30%। तो यहाँ पर लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 15 लाख इंटू 30%, और प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट 30,000 इंटू 30%, और पीएल 60 इंटू 30। तो देखो कितना हो रहा है, ये तो 18 होगा मुझे जितना लग रहा है, ये 90 होगा शायद मैम ना, 4,50,000 शेयर कैपिटल। 4,50,000, अच्छा तारपर मैम 27,000, 30,000 में 30%। हाँ 30,000 है, 30% 27, नो ना, सॉरी मैम 9,000। हाँ 90,000, और ये वाला 18, अच्छा, और मैम माइनॉरिटी, 30,000 है, 30% 9,000। मैम 9,000 अच्छा 9,000। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ 9,000, তো আমি কিভাবে 90 লিখলাম, 90 तो हवा संभव ही ना, 9,000 और ये हो गया 18,000, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास और क्या जाता है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में कितना दिखेगा ये बताना है। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास इसका 30% जाएगा, जो तो मैंने दिखा दिया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और क्या होता है, पोस्ट प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं ना, पोस्ट प्रॉफिट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पोस्ट प्रॉफिट जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है, पोस्ट प्रॉफिट का 30%। तो पोस्ट प्रॉफिट कितना था, कहां पर दिखेगा, ये रहा पोस्ट प्रॉफिट, हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। यहाँ दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,20,000, और जनरल रिजर्व में दिख रहा है 19,05,000। अच्छा, हमें चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, ठीक है, रुको चेक करते हैं। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट लिखा ना, ये हो गया कैपिटल। अच्छा, इसको एक बार टोटल कर लेते हैं ना, कितना आ रहा है, 4,50,000, क्योंकि पेज पलट जाएगा, तो मुझे एक बार बोलो तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है, 4,50,000 + 9 + 18 कितना आ रहा है, मैम 4,77,000। 4,77,000। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, यानी जिसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल नेचर का है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट।
अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट। अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या क्या आएगा इसमें, इधर दिखेगा ये एक्विजिशन के पहले, एक्विजिशन के बाद। जनरल रिजर्व 9,05,000। अच्छा, जनरल रिजर्व में क्या पहले यहाँ पर कोई बैलेंस था? नहीं था। तो पूरा 9,05,000 पोस्ट में ही जनरेट हुआ है, ठीक है। 9,05,000 जो है वो पूरा का पूरा पोस्ट में ही जनरेट हुआ है। तो 9,05,000, सॉरी 19,05,000, इसका 30% जितना होगा। और ये रेवेन्यू प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, ये वाला रेवेन्यू प्रॉफिट में जनरल रिजर्व का पॉइंट हो गया। जनरल रिजर्व भी लिख देते हैं ना। और जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर कितना है? 4,20,000। क्या पहले कोई प्रॉफिट था? हाँ था, 60,000 प्रॉफिट था, ठीक है। तो 4,20,000 माइनस 60,000 इंटू 30%, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, बता देते हैं। अगर नहीं समझ में आया कि क्यों माइनस होगा, ये पहले हम लोगों ने किया है लेकिन हम फिर से एक बार बता देते हैं। एक बार कैलकुलेट कर ले 30%, तो ये हो गया 5,71,500 और 4,20,000 माइनस 60,000 इंटू 30%, 1,08,000 प्लस 5,71,500, तो ये आ रहा है 6,79,500, ठीक है। 6,79,500। अब ये दोनों हम लोग को टोटल कर देना है, मतलब ये वाला और ये 4,77,000 इधर लिख देते, 6,79,500 दोनों का टोटल करो तो वो आगे का जो मैंने पहले ऐड करके रखा है, और ये वाला 6,79,500 प्लस 11,56,500 मैम। 11,56,500, ठीक है। 500। हाँ, अब अगर ये पॉइंट किसी को नहीं समझ में आया कि जनरल रिजर्व पीएल का बाइफर्केशन कैसे हुआ, देखो अगर तुम लोग को याद है तो हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करते थे ना। देखो ये एक्विजिशन हुआ था, ठीक है। एक्विजिशन डेट पे यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा था? ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था 60,000। जनरल रिजर्व क्या था? 0 था, ठीक है। फिर जब एक्वर होने के बाद क्यू लिमिटेड का देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आता है, लेकिन वो तो आ चुका है ना, वो तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आता है। बात समझो, प्री इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पीएल ये दोनों हो रहा था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो दोनों में जाता है, ठीक है। अगर याद आ रहा है तुम लोगों को, दोनों में जाता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और क्या जाता है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी जाता है। अब हम लोग चेक करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट सिर्फ नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब पोस्ट एक्विजिशन में हमारे पास क्या है? तो ये तो प्री इनकॉर्पोरेशन है, ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, इसको नहीं देखना है। पोस्ट कहां से देखेंगे? यहां पर देखेंगे। तो जनरल रिजर्व में पोस्ट में डायरेक्टली कितना था? 19 लाख। ये देखो 19,05,000 पोस्ट एक्विजिशन में था, ठीक है। तो ये पोस्ट एक्विजिशन में 19,05,000 था, तो ये हम लोग का जो है ये पूरे साल में क्रिएट हुआ होगा, तो ये पोस्ट एक्विजिशन में चला गया। और 4,20,000 जो है यहाँ पर पीएल जनरेट हुआ है। तो पहले पीएल कितना रहा था? 60,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितना हुआ? 4,20,000। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया वही पोस्ट एक्विजिशन होता है ना, ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया। तो फिर 60 तो यहाँ पर एड ऑन हो रखा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया? 4,20,000 माइनस 60,000, ठीक है। 4,20,000 माइनस 60,000, ये करने से जितना आएगा, तो ये करने से हम लोग का आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये कितना आया था? 3 लाख समथिंग आया था इंटू 30%, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? पोस्ट एक्विजिशन वाला पॉइंट यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखना चाहिए, क्योंकि हमें पूछा है क्वेश्चन में कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट में ये दोनों पॉइंट था, और यहाँ पर ये जो है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरीके से तो हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया 11,56,500। अच्छा, और क्या पूछा है? और यहाँ पर पूछा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद ये पूछ रहा है कि कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कॉन्सोलिडेटेड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड कौन बनाता है, जो होल्डिंग कंपनी वही बनाता है। तो क्या क्या आता है, पी लिमिटेड का पहले से जितना रिजर्व सरप्लस है वो तो आएगा। ये देखो पी लिमिटेड का कितना है पहले से, ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लाख, और ये कितना है जनरल रिजर्व 60,000, पीएल जो है 15,75,000। अच्छा, हमें सिर्फ बोला है रिजर्व सरप्लस नहीं, हमें बोला है सिर्फ पीएल दिखाने के लिए, हमें बता ही दिया पीएल दिखाओ। अगर बोलेगा कि रिजर्व सरप्लस दिखाओ तो सभी आइटम को हम लोग यहाँ से पिक कर लेते, ठीक है, ये सब आइटम। लेकिन क्योंकि हमें बोला है सिर्फ पीएल दिखाओ तो हम लोग सिर्फ पीएल को पिक करेंगे, ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये इतना का दिखाएंगे, पीएल का बैलेंस दिखाने बोला है। तो ओपनिंग है 15,75,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस 15,75,000, ये पी लिमिटेड के पास पहले से है, ठीक है, और ऐड कर देंगे जितना उसने क्यू से लिया, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड। ऑब्वियसली यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा पीएल में, पीएल में थोड़ी ना कोई कैपिटल प्रॉफिट आता है, और वैसे भी पी लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट तो उसके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होता है, वो थोड़ी ना बैलेंस शीट में दिखता है। तो शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड वो कितना आ जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है इसका परसेंटेज आना चाहिए, चलो देखते हैं कितना आएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, ये लिख लेते हैं 19,05,000, ये देखो इसका जैसे ये 70% कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद और क्या है, पीएल है, इसमें भी वही माइनस करके ही लिखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो दोनों में ही रेवेन्यू लेना, इंटू 70%, ये करने से जितना होगा उतना ही होना चाहिए। चलो देखते हैं, 19,05,000 इंटू 70%, देखो कितना आता है। 13,33,500। अच्छा, और ये 3,60,000 इंटू 70%, देखो कितना होता है। मैम 2,52,000। 2,52,000। अच्छा, पूरा ऐड कर लो, देख लेते हैं कितना होगा, मतलब ये तीनों ऐड करने से कितना होगा, 500। मैम मैम 15,85,500। 15,85,500। কত হলো বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলো। 15,85,500। 15 লাখ শুধু, এই সবগুলো মিলিয়ে? ও আচ্ছা আচ্ছা। मैम 31,60,500। 31,60,500, ठीक है। तो ये देखो जो रूल्स था हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का, उसी का छोटा क्वेश्चन दिया है। तो ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये रेवेन्यू प्रॉफिट चला जाएगा, और कंसोलिडेटेड पीएल में जो है रेवेन्यू प्रॉफिट ये ऐसे करके जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये क्यू लिमिटेड का जो पीएल है उसमें ये दिखेगा, ठीक है, ये इसके साथ ऐड होके ये इतना अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग का हो गया बिफोर बोनस इशू, ठीक है। अब आफ्टर बोनस इशू सेम यही पॉइंट्स हमें बना के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बी, आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू। अच्छा, आफ्टर बोनस इशू सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैसे निकालेंगे, वही इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, सेम तरीके से लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड शेयर, जो कि था 12 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर लेस करेंगे शेयर कैपिटल, और क्या लेस हो जाएगा, शेयर कैपिटल और कैपिटल प्रॉफिट, मतलब वही दोनों, कैपिटल प्रॉफिट नहीं लिख के हम ये लिख देते जैसे लिखा था वैसे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो सेम यही चीज लिखना है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पीएल, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पीएल, प्री इनकॉर्पोरेशन
प्रॉफिट और पीएल, ठीक है। अच्छा, तो कॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पीएल देखते कितना कितना होगा। ये देखो 30,000 इंटू 70%, 60,000 इंटू 70%, 60,000 इंटू 70%, तो ये हो गया 21,000 और ये हो जाएगा 42,000। अच्छा, अब देखो मैंने ये सेम लिखा, शेयर कैपिटल अभी तक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज शेयर कैपिटल जो है वो क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, अब बोल रहा है कि बोनस इशू हुआ। अब बोनस इशू हुआ तो किसको मिलेगा? मैंने बोला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। क्यू लिमिटेड ने कब बोनस इशू किया? 2003 में, तब एक्विजिशन हो चुका था बाय ए लिमिटेड, ठीक है। तो ए लिमिटेड को भी बोनस शेयर मिलेगा। अब बोनस शेयर का रूल्स क्या है? इन्होंने बोला कि एक इक्विटी शेयर मिल जाएगा 10 रुपए वाला, यानी बोनस शेयर, अगर 2 इक्विटी शेयर पहले से होल्ड कर रहे हो। अगर 2 पहले से होल्ड कर रहे हो तो एक न्यू यानी कि जो बोनस शेयर है वो मिल जाएगा एक, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो पी लिमिटेड है उसको कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा? उसने जितना पुराना शेयर होल्ड कर रखा होगा वो कितना सारा था? बोलो तो पुराना शेयर कितना होल्ड कर रखा है? ये जो दिया हुआ है कितना, यहाँ पर ये लाइन में है, बताओ कितना होल्ड कर रखा है? मैम 12 10 lakh, लाख 50,000। 12 lakh 50. 12,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होल्ड मैम किया है? 1 lakh 1,05,000। 5,000. हाँ, 1,05,000। तो अगर पी लिमिटेड के पास 1,05,000 शेयर्स है तो उसे कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा? क्योंकि उसको भी तो मिलेगा, वो भी तो अभी कंपनी, मतलब वो भी तो शेयर होल्डर हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और वो भी इतने मात्रा में शेयर होल्ड कर रखा है। तो बोनस शेयर सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। एक ही कंडीशन है, मिनिमम 2 शेयर होल्ड करना चाहिए। अब वो माइनॉरिटी हो या फिर वो जो है होल्डिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास भी 2 है तो उसे एक बोनस मिलेगा। अगर किसी के पास, पी लिमिटेड के पास 1,05,000 शेयर है क्यू का, तो उसे कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा बताओ? मैम 52,500। तो ये देखो, एक के लिए 1/2, यूनिटरी मेथड 1,05,000 के लिए 1/2 इंटू 1,05,000, तो कितना आया? 52,000. 52,500। 52,500। इतना सारा जो है ये क्या निकला? ये निकला नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। बिकॉज ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तो ये नंबर, तो नंबर से कैलकुलेट किया तो नंबर ही मिला। तो अभी इतना सारा हो गया। अब बोल रहा है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो आफ्टर बोनस इशू। मतलब ये मान के चलो कि बोनस इशू होने के बाद एक्वर हुआ है। तो बोनस इशू होने के बाद अगर, मतलब बोनस इशू को कंसीडर करने बोला है क्वेश्चन, तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर बोनस इशू हुआ तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा और उसमें हिस्सा कितना होगा? देखो, हिस्सा तो 70% ही होगा, लेकिन कितना मिलेगा? ये देखो, शेयर कैपिटल कितना था? 15 लाख, उसका 70% तो मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो, 15 लाख, उसका 70% तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। प्लस जितना बोनस शेयर मिला, कितना? 52,500। अच्छा, ये सब कैसे लिखा हुआ? ये सब कैपिटल का वैल्यू लिखा हुआ है, ये रुपीस का वैल्यू है। 15 लाख जो है ना, ये नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी ना है, ये कैपिटल वैल्यू है। ये देखो, 15 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स तो 1,50,000 है, तो हमें तो आंसर रुपीस में निकालना है। तो 52,500 नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखो, बोनस शेयर का वैल्यू कितना दिया था कंपनी ने? बोल दिया कि एक शेयर कितने का है? 10 रुपए वाला। तो 52,500 शेयर्स मिलने का मतलब कितना शेयर कैपिटल हो रहा है? मैम 5,25,000. ठीक है, तो इंटू 10 हो जाएगा 5,25,000। तो यहाँ पर 52,500 इंटू 10 यानी 5,25,000 इंटू इसका भी 70% मिलेगा। अब तुम लोग ये दोनों का टोटल करके मुझे बता दो कि कितना हो रहा है। तो आफ्टर बोनस इशू ऐसा होगा। आफ्टर बोनस इशू सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल बढ़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, और कुछ नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो देख लो कितना होगा। थ्री लाख 67,500 और इधर तो ये वाला आएगा। मैम 14,17,500. 14 लाख। मैम 15,75,000। हमारा 14 ले लो, 15 লাখ আসার কথা, তাই তো? আমরা 14 কেন এলো? আমি কিছু ভুল করেছি নাকি? আসতে হবে কিন্তু 15,75,000। আরেকবার দেখে নাও, আমারও তো এলো না। 15,75,000টাই ঠিক হবে।
15 লাখের 70%, এটা তো জানি কত হবে। ये तो 10,50,000 हो रहा है, ठीक है ये वाला। और 525,000 इंटू 70%, 3,67,500 प्लस 10,50,000। मेरा भी तो 14 ही आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 15,75,000। मैम 10,50,000 और 5,25,000 ऐड किया था मैंने। ओ अच्छा, हाँ सही किया है। रुको, मेरे से एक गलती हो गया। क्या हो गया? ये जो हम लोगों ने निकाला है, ये जो बोनस निकाला है, ये तो इसके होल्डिंग के ऊपर ही निकाला है, तो इसका 70% तो नहीं होगा। सॉरी, ये गलत हो गया। मेरा बात समझो, मैंने क्या गलत कर दिया। ये ठीक है, इसका 70% क्यों करे? क्योंकि ये टोटल बोनस शेयर थोड़ी ना है। टोटल बोनस शेयर कंपनी को कितना इशू करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने कैसे निकाला? ये हम लोगों ने पी लिमिटेड के होल्डिंग के हिसाब से निकाला। हम बता देते हैं। ये देखो क्या हुआ। पी लिमिटेड का पहले से कितना शेयर था? ये देखो 1,05,000 शेयर्स था, ठीक है। ये देखो पी लिमिटेड ने क्यू में कितना शेयर होल्ड किया? 1,05,000। तो गलती कहां पर हुआ मेरे से, वो हम बताते। 1,05,000। और जब मैंने बोनस शेयर निकाला, ठीक है, जब मैंने बोनस शेयर निकाला तो इसके बेसिस पे निकाला कि पी को कितना बोनस शेयर मिलेगा। 2 के लिए एक के लिए 1/2, तो 1,05,000 के लिए 1/2 इंटू 1,05,000 यानी कि 52,500। और बोनस का वैल्यू, ये देखो वैल्यू ऑफ बोनस, ये कितना निकल के आएगा? 52,500 इंटू 10 करके ये आ गया। तो ये तो पूरा पी लिमिटेड का ही निकल गया। इसका 70% करेंगे तो ये तो कम हो जाएगा। 70% कब करना पड़ता है? जब अगर हम ये पूरे शेयर्स का, मतलब ये पूरे 1,50,000 का हम निकालते कि क्यू लिमिटेड टोटल कितना बोनस दे रही है, ठीक है। तो 1,50,000 के बेसिस पे निकालते, फिर उसमें क्यू का निकालते, तब होता। जैसे कि देखो हम बता देते हैं। 2 के बदले एक के बदले 1/2, 1,50,000 शेयर्स है क्यू के पास। तो क्यू को कितना सारा टोटल बोनस शेयर जो है इशू करना पड़ेगा, चाहे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हो, चाहे वो होल्डिंग को हो। तो ये होता है 75,000। अब इस 75,000 का 70% होल्डिंग को जाएगा और 30% जो है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा। अब करके देखो 75,000 का 70%, तो उतना ही आंसर आएगा जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअली पी का किया, तो जितना आया ये देखो 52,500, उतना ही आना चाहिए ना। तो ये 52,500 मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया। तो अगर इसका 70% करेंगे तब तो गलत हो जाएगा, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये 70% यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 70% वैल्यू पे ही किया हुआ, इसीलिए ये दोनों ऐड करने से आंसर आएगा। समझ में आया क्या गलती हुआ मेरा? बोलो। हाँ मैम। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 63। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल से ये माइनस करना पड़ेगा। देखो गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व? 12 लाख। और ये गुडविल ही होगा, ये ज्यादा है ना कि कैपिटल रिजर्व होगा? मैम कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व कितना हो रहा है? अच्छा, ज्यादा चीज मिला। 15 लाख तो इधर ही दिख रहा है, ये तो 12 लाख है, तो फिर कैपिटल रिजर्व ही होगा। कितना हो रहा है? 4,38,000। 4,38,000 हो गया, ठीक है। देखो ये चीज समझ में आया कि नहीं? जो मेरे से गलती हम फिर से बोल देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सिर्फ पी लिमिटेड का पोर्शन ही निकाला है, तो उसको 70% करेंगे तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। अगर हम पूरा का निकालते फिर उसका 70% करते तो भी मेरा ये आंसर आता। तो इस पे 70% हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कोई भी एक तरीके से निकालने से मतलब है, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, उसके हिसाब से निकालेंगे तो सही रहेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा, ठीक है। तो चलो पॉइंट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, और जो प्रॉफिट है वो आएगा रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 15 लाख का 30%, 30%, ठीक है। 15 लाख का 30% आएगा। और क्या आ जाएगा? अब मुझे एक चीज बोलो, 15 लाख का 30% कितना हुआ था? 4,50,000। यस मैम।
अच्छा, अब 4,50,000 शेयर कैपिटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पहले से ही मिला था, बोनस इशू हुआ तो इसको भी बोनस शेयर मिला होगा, तो इसको कितना बोनस शेयर मिलेगा? तो अगर शेयर कैपिटल पे करोगे तो भी हो जाएगा। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास 15 लाख शेयर कैपिटल का 30% होल्डिंग है, या फिर ऐसे चेक करके देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर टोटल शेयर कितना था, टोटल शेयर था 1,50,000, जिसमें से 1,05,000 किसको गया, पी लिमिटेड को गया, ठीक है। तो फिर क्यू के पास कितना बचा, 1,50,000 माइनस 1,05,000 का पता चलेगा कितना बचेगा, मतलब 30% कर दो तब भी आ जाएगा, कितना बचेगा 45 बोलो? 45,000। 45,000, ठीक है। अब ये 45,000 पे इसको भी बोनस मिला होगा, वही 2 के बदले 1 वाला। तो अगर इसके पास 45,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसको कितना सारा नंबर ऑफ बोनस शेयर मिला होगा? मैम 22,500। इसका आधा कर दो, 2 के बदले 1, अगर 45,000 है उसका हाफ मिलेगा ना, 2 के बदले अगर 1 है तो 22,500, मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 45,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये कैसे निकाला, अगर ये और भी डिटेल्स में समझना है तो ये देखो, यहाँ नीचे कर देते हैं, क्यू लिमिटेड, सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोनस इशू, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोनस शेयर कितना हो जाएगा, ये देखो, नंबर ऑफ शेयर, टोटल का 30%, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1,50,000, इसका 30%, तब कितना आता है 45,000, और वो 10 रुपीज करके है बोल के ही तो ये 4,50,000 आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग लिखेंगे बोनस शेयर, तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस शेयर कितना हो जाएगा, 2 के बदले 1, 1 के बदले 1/2 इंटू 45,000, तो ये कितना हो जाएगा 22,500, ठीक है। और वैल्यू ऑफ बोनस, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर 22,500, एक एक शेयर 10 रुपए वाला है, तो ये हो जाएगा 2,25,000, ठीक है। तो 2,25,000 ये आ गया। बाकी प्रॉफिट और इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट वो देख देख के जस्ट लिख दो, ठीक है। तो ये देखो, ये कैपिटल प्रॉफिट, ये दोनों मिला के प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और जो है पीएल 13 to 30%, 16 to 30%। जनरल रिजर्व यहां से देख लेते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट था 30,000, 30,000 का 30% यानी 9,000, और पीएल था 60,000, 60,000 का 30% यानी 18,000, 60,000 ही था पीएल, हाँ 60,000, 18, अच्छा इधर जनरल रिजर्व 19,05,000 का 30%, 19,05,000 का 30%, और पीएल माइनस करके जितना आ रहा था, क्योंकि पीएल पहले से था तो उतना माइनस होने से ड्यूरिंग द ईयर का पता चलेगा। 60 यहाँ पर पहले से था, और ये जनरेट किया इन्होंने 4,20,4,20 माइनस 60 इंटू 30%, इंटू 30%, अब जितना आएगा तो ये देख देख के लिख लेते हैं, 19,05,000 इसका हो गया 5,71,500 और 1,08,000। अब ये सब टोटल करके मुझे बताओ कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना आ रहा है। $13,81,500। 13,81,500 चाहिए, लेकिन क्या गड़बड़ होगी, कैपिटल, ओ अच्छा अच्छा, बोनस इशू हुआ है,
तो कैप रिजर्व सरप्लस तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा, रुको। बोनस इशू कहाँ से हुआ है, जनरल रिजर्व से हुआ है, तो जनरल रिजर्व का वैल्यू भी यहाँ पर डाउन होगा, वो नहीं लिखा, इस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ठीक है। बता देते हैं, देखो ये 19,05,000 और इसमें बोनस इशू का जितना अमाउंट जाएगा वो लेस करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, जनरल रिजर्व को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक सेकेंड, तुम लोग चाहो तो एक वर्किंग नोट बना दो, फिर वहां पर डायरेक्ट वो अमाउंट लिख दो, ठीक है। जनरल रिजर्व का चेंजेस होगा, जनरल रिजर्व कितना था, 19,05,000, ठीक है। अब इस जनरल रिजर्व का यूज हुआ है बोनस इशू करने के लिए, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बोनस दिया गया या सिर्फ पी लिमिटेड को, दोनों को दिया गया, मतलब ओवरऑल कंपनी के शेयर होल्डर को बोनस इशू किया गया। तो टोटल जो बोनस इशू हुआ उसका वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना सारा शेयर्स था, देखो हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। टोटल शेयर्स था क्यू लिमिटेड का 1,50,000, अगर दो के बदले एक है तो उसको टोटल कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ा होगा, बोलो टोटल कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ा होगा, अगर 1,50,000 टोटल शेयर है और दो शेयर मैम के बदले 75,000। 75,000, तो और बोनस शेयर का वैल्यू कितना होगा, एक शेयर 10 रुपए का, तो 75,000 यानी कितना हो जाएगा, 7,00,000, 7,50,000। 7,50,000, ठीक है। ये हो गया बोनस, अब ये रिड्यूस करना पड़ेगा ना, अब ये यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखना था, ये रिड्यूस्ड अमाउंट का हमें कितना देना पड़ेगा, 30%। अब देखो तो ये कितना आ रहा है, फिर उसके बाद देखो टोटल करके कितना आएगा, यहाँ पर ये चेंजेस होगा। मैम 3,46,500। 3,46,500, अब पूरा ऐड करके बताओ ना एक बार। 8,10,000। ये पूरा मैम 11,56,500। 11,56,500, ठीक है, 11,56,500, क्योंकि अगर बोनस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जनरल रिजर्व कम हुआ है, तो वो कम करके बाकी 30% करना था। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर ये भी तो आफ्टर बोनस इशू था, यहाँ पर इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, अगर ऐसा सोच रहे हो। पहला बात है, यहाँ जनरल रिजर्व कंसिडर ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो पोस्ट पीरियड का था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में तो पोस्ट पीरियड का कुछ आता नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो झमेला नहीं हुआ। अगर वो प्री पीरियड का होता, ठीक है, जनरल रिजर्व, तो फिर वहां पर जो है देखना पड़ता कि क्या एडजस्टमेंट होता। बाकी देखो इस क्वेश्चन के लिए, बाकी उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी तो नहीं कर रहे, वैसा आ जाएगा अभी 9 नंबर वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 9 है वहां पर आएगा, बोनस का डिविडेंड का आएगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ तो देखो जो है जनरल रिजर्व आया ही नहीं, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। जनरल रिजर्व से जो बोनस का पेमेंट हुआ है वो, मतलब बोनस जो गया है वो तो यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पोस्ट वाला पॉइंट आता है, जनरल रिजर्व पोस्ट पीरियड में ही था। और लास्ट जो पॉइंट 3 है इसमें, consolidated profit and loss account, पी लिमिटेड का, ठीक है। पीएल क्या दिखेगा, तो यहाँ पर दिखाते हैं पहले बैलेंस, बैलेंस जो था वो तो दिखेगा ही, मतलब पी लिमिटेड का अपना जो बैलेंस है वो कहाँ दिखेगा, ये रहा पी लिमिटेड का पीएल का बैलेंस, 15,75,000, 15,75,000, ठीक है। अब ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, या फिर जिसको बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड ये हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड कितना हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन में दो तरीके का प्रॉफिट है, एक है जनरल रिजर्व 19,05,000, ठीक है, ये कॉन्सोलिडेटेड में आएगा, ये पीएल में आ रहा है 19,05,000, लेकिन बोनस इशू हुआ अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो वहां से 7,50,000 जो है लेस हो जाएगा, ठीक है। 7,50,000 लेस हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, इसका 70%, 30, सॉरी, ये इसका कितना परसेंट आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 30 गया, तो यहाँ पर 70% आएगा पीएल में। और जो है हम लोग का, और क्या दिखेगा, एक पीएल दिखेगा, पीएल कितना था, पीएल था हम लोग का 4,20,000,
उसमें से वो प्री पीरियड का 60,000 लेस हो जाएगा, तो जो बचेगा उसका 70%। देखते हैं कितना आता है। 4,20,000 माइनस 60,000 इंटू 70%, 252। और ये वाला 19,05,000 माइनस 7,50,000 इंटू 70%, 8,08,500 प्लस 252,500 प्लस 15,75,000 26,36,36,000 26,35,000। अच्छा क्या गलत हो गया? मैम 26,35,500 आ रहा है। আচ্ছা তাহলে আমার কি ভুল হয়েছে? কোন একটা ক্যালকুলেশন তো ভুল হয়েছে। मैम 2,52 हो रहा। 2,52,000 2,52,000। अच्छा 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 2,52,000 प्लस 808, ये ठीक है ना? 808,500 प्लस 15,75,000 26,35,500। हाँ ठीक है, वो मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, 2,52,000 आ रहा है ये कैलकुलेट करके। तो ये हो गया पूरे पोस्ट पीरियड का जो है। ठीक है, तो पोस्ट पीरियड का इसी का ही 30% जो है हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया, और इसी का 70% यहाँ पर। ये देख सेम इसी तरीके से। ठीक है, और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दोनों आता है, इसलिए दोनों दिखाया गया है। और ये कंसोलिडेटेड पीएल में क्या आएगा? जो पीएल है, पीएल मतलब इस साल का अपने मेहनत से अर्न किया गया प्रॉफिट, इसमें कोई प्री वाला पोर्शन कभी नहीं आता है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया इलास्ट्रेशन 9। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब कोई पूरा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, वो हम लोग सारा कर चुके हैं, बड़ा क्वेश्चन जो भी है। अच्छा, अब जो टाइम है उसमें देखते हैं एक ये वाला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 16। ये बीच का ना बाकी सब हो गया, अगर कोई नहीं हुआ है तो मुझे एक बार बता सकते हो, लेकिन मैंने जितना एक बार चेक किया तो मुझे लगा कि ये सभी हो गया, ये 4 बाकी थे। ठीक है, फिर भी अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो तुम लोग चेक करके बताना कॉपी से। अच्छा, ये 16th नंबर वाला देखो, 16th नंबर वाले में क्या बोला है? सब्सिडियरी बी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिया हुआ है बी लिमिटेड का। देखो नॉर्मली हमें ए बी दोनों का देता है, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी, बट यहाँ पर सिर्फ जो है बी लिमिटेड जो कि सब्सिडियरी कंपनी है बोल भी दिया है, मतलब निकालने का जरूरत नहीं है कि सब्सिडियरी हुआ कि नहीं हुआ, होल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नॉन करेंट एसेट, यहाँ पर पीपीई है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री, करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट। शेयर कैपिटल दे दिया है, किसका कितना है? दोनों का ही 5,010 करके दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दोनों का दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कॉस्ट और उससे डेप्रिसिएशन लेस करके जो है बुक वैल्यू बच रहा है वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद अदर करेंट एसेट कुछ इसका लिस्ट दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्या बोला है? बोल रहा है कि बी लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड किसका सब्सिडियरी है? ए लिमिटेड का है। बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर, मतलब जैन टू दिसंबर वाला जो है ये ईयर फॉलो करते हैं। तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको कहीं एडजस्ट वगैरह थोड़ी ना करना है, मतलब नॉर्मली एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें उसका कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है, बट ये कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये सिंपल हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर बोल रहा है ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस व्हाइल बी लिमिटेड यूज फीफो बेसिस। तो ए लिमिटेड अपने स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से मेथड से करता है? वेटेड एवरेज मेथड से। बी लिमिटेड कौन से मेथड से करता है? फीफो मेथड से करता है।
तो अगर तुम लोग को याद है, हम लोग जब एकदम स्टार्टिंग में ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो होल्डिंग फॉलो करेगा वही सब्सिडियरी को करना पड़ेगा। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी अगर जो है वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है तो सब्सिडियरी को भी फीफो के जगह वेटेड एवरेज फॉलो करना पड़ेगा, और वो चेक करना पड़ेगा कि उसका वही इन्वेंट्री जो फीफो से जितना भी वैल्यू में आ रहा है उसको अगर वेटेड एवरेज में करेंगे तो कितना आएगा उतना हमें लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि फीफो से 100 रुपीज आ रखा है, लेकिन उसी इन्वेंट्री को जब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से कर रहे हैं तो वो 90 आएगा, तो मतलब सीधा बात है इसको 10 रुपीज से कम कर देंगे, या फिर मान लो वो 110 आएगा तो इसको 10 रुपीज से बढ़ा देंगे, ये करना पड़ेगा। लेकिन हमें वेटेड एवरेज के साथ ऐड पर कर देना पड़ेगा। अगर कुछ ऐड लेस करना है तो करेंगे, ऐड करना है तो ऐड करेंगे, लेस करना है तो लेस करेंगे। तो बोल रहा है टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यू इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, यही लाइन लिखवाया हुआ था पॉइंट में, अगर तुम लोग को याद आता है तो, कि अगर ए लिमिटेड के साथ एट पर होना है यानी वेटेड एवरेज फॉलो करना है तो इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा 12,000 at the end of 20x0 and 34,000 at the end of 20x1। तो 2000 में 20x0 मतलब प्रीवियस ईयर में 12,000, नेक्स्ट ईयर में 34,000, एक्चुअली यहाँ पर 2 साल का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों साल में जो इन्वेंट्री का वैल्यू है, इन्वेंट्री का वैल्यू यहाँ पर दिखेगा, ये देखो इन्वेंट्री, ये रहा इन्वेंट्री, ठीक है। ये दोनों में कम करना पड़ेगा, कहीं पर 12,000 बोला था किसी एक साल में, और किसी एक साल में बोल रखा है 34,000। अच्छा, तो वो कम कर देंगे। फिर बोल रहा है बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। तो बी लिमिटेड का बिजनेस का एक पॉलिसी था, क्या था कि वो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर से 1% कम कर देते हैं, किस हिसाब से, जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट, मतलब पीवीडीडी क्रिएट करता है। बट यहाँ पर ए लिमिटेड ने कोई पीवीडीडी क्रिएट किया है क्या, चलो चेक करते हैं। ए लिमिटेड का तो कुछ दिया नहीं है, बी लिमिटेड ऐसा करता है, तो ए लिमिटेड का तो हमें बैलेंस शीट दिया नहीं है, तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि ए लिमिटेड ऐसा नहीं करता होगा। अगर करता होगा तो बी लिमिटेड के बाद को अलग से हमें देता नहीं, मतलब फिर से हमें एट पर ए होना है, मतलब 1% प्रोविजन क्रिएट करता है बी लिमिटेड, कर रखा होगा उसे हमें एलिमिनेट करना है। मतलब एट पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो प्रोविजंस फॉर कहाँ गया, प्रोविजंस कहाँ दिखेगा, अच्छा प्रोविजंस कितना है वो तो नहीं बताया है, बट ये जो है बता दिया है कि डेटर प्रोविजंस माइनस होने के बाद कितना होगा, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर पीवीडीडी क्रिएट करता है तो वो ऑलवेज डेटर का वैल्यू कैसे दिखाता होगा, डेटर माइनस पीवीडीडी करके ही दिखाता होगा। मतलब डेटर 100 था, 10% यानी 10, तो 90 में दिखा रहा होगा। मतलब ये जो 1% बोला था, तो 1% 100 का 1% कितना होता है, 1 रुपीज होता है, तो ये 99 आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये 99% वैल्यू को दिखा रहा है, बट ए लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं करता है। इसका मतलब अगर बी लिमिटेड को हमें ए लिमिटेड के साथ सेम लाइन में लाना है तो हमें ये प्रोविजन के इम्पैक्ट को हटाना है। मतलब सीधा बात है, यहाँ पर हमें वो 1% ऐड करके इसे 100% में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा करने में क्या इंपैक्ट आएगा, देखो डेटर में तो हमें सही करना ही पड़ेगा, डेटर हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करने से डेटर कम होता है, तो डेटर हमारा 1% से बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट प्रोविजन क्रिएट किया था तो पीएल जो है वो कम हो गया था, तो पीएल को भी उतने अमाउंट से बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो पीएल डेबिट होता है ना, तो पीएल के अमाउंट को भी उतने से हमें बढ़ा देना है जितने से हम लोग डेटर के अमाउंट को बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरिड फॉरवर्ड ऑफ 60,000 इन 20x0 एंड 30,000 इन 20x1। बोल रहा है कि बी लिमिटेड का जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है, ये देखो 7242 बोल रहा है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है जो कि कैरी फॉरवर्ड किया है। मतलब वो लोग क्या करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। कैसे राइट ऑफ किया, 60,000 20x0 में राइट ऑफ किया, मतलब 60,000 का खर्चा 20x0 में दिखा है, 30,000 20x1 में दिखा है, बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 इन 20x0 विच इज बीइंग रिटर्न ऑफ ओवर 3 years, ठीक है। मतलब ये देखो
20x0 में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ था 90,000, जिसमें से उन्होंने 60,000 राइट ऑफ किया है यहाँ पर 20x0 में, और 30,000 राइट ऑफ किया है 20x1 में, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ इन 20x0, बट ए लिमिटेड का क्या रूल्स है, ए लिमिटेड का अगर इस तरीके का सिमिलर अमाउंट को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता तो वो कैसे राइट ऑफ करता, वो धीरे धीरे ऐसे राइट ऑफ नहीं करता, वो 20x0 में ही सारा राइट ऑफ कर देता, ठीक है। मतलब उन्होंने 60,000 जो 20x0 में राइट ऑफ किया वो तो ठीक है, देखो वो तो उनको करना ही था, 20x0 जो 60,000 उन्होंने राइट ऑफ किया है वो ठीक है, वो तो एक के साथ ऐड पर हो रही है क्योंकि 20x0 में ही उनको राइट ऑफ करना था। लेकिन जो 30,000 20x1 में राइट ऑफ कर रखा है वो 20x1 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए लिमिटेड के साथ अगर ऐड पर होना है तो वो खर्चा भी 20x0 में ही राइट ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब क्योंकि 20x1 में राइट ऑफ हुआ है तो हमारा एडजस्टमेंट क्या होगा, इस खर्चे को ये खर्चे को इधर राइट ऑफ करेंगे तो इधर माइनस हो रखा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 20x1 में एक्सपेंस हम लोग 30,000 दिखा रखे जो कि अभी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर प्रॉफिट से वो एक्सपेंस पे हुआ होगा तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो उसको हमें वहां पर क्या कर देना पड़ेगा, 30,000 इस ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा, तो ये जो चेंजेस है वो हमें दिखाना पड़ेगा। बोल रहा है रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का बैलेंस शीट फिर से बनाना है, लेकिन कौन से ईयर का, सिर्फ 20x1 का। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन would restatement be necessary to make the अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड यूनिफॉर्म। ए लिमिटेड बी लिमिटेड क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है तो इनका अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए, दोनों का ही वेटेड एवरेज होना चाहिए, दोनों को ही प्रोविजन फिर नहीं क्रिएट करना चलेगा। और ये जो एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने का तरीका है वो जो है धीरे धीरे राइट ऑफ नहीं करके जिस साल हुआ है उसी साल पूरा राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। तो ये 3-4 चीजों में जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर करके हमें दिखाना पड़ेगा, इससे जो भी इंपैक्ट आएगा वो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट को फिर से रेडी करके देना है। तो कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होगा, एक तो प्रॉफिट में होगा, हमें दिख रहा है ये देखो, ये पॉइंट भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग अपने स्टॉक को कम या ज्यादा करते हैं तो एसिड कम या ज्यादा होने से प्रॉफिट में इंपैक्ट आता है, ठीक है। अगर हम लोग अपने स्टॉक को कम या ज्यादा करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में जरूर इंपैक्ट आएगा, तो इसका इंपैक्ट हमें प्रॉफिट में भी दिखाना पड़ेगा। तो बी सी डी तीनों का इंपैक्ट प्रॉफिट में आएगा, तो पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट करके दिखा देते हैं, फिर बाकी पॉइंट को दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन 16, किसका प्रॉफिट एडजस्ट होगा, बी लिमिटेड का। कौन से ईयर का, हमें बोला है 20x1 का दिखाने, तो हम लोग 20x1 का ही दिखाएंगे। 20x1 का प्रॉफिट कितना है, ये रहा 7,14,000। यहाँ सिर्फ जनरल रिजर्व है तो उसी से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड, रिजर्व गिवन 7,14,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री का देखते हैं, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, ठीक है। वो दोनों ही मतलब फीफो से वेटेड एवरेज में जाने से क्या होगा, हमारे इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है। हमें कौन सा देखना है, ये वाला, ये बनाने के लिए बोला। तो 34,000 से हम लोग का इन्वेंट्री रिड्यूस होगा तो उसका प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, अगर एसिड कम होता है, क्योंकि स्टॉक एसिड है, एसिड कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और वैसे भी मैंने तुम लोग को बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर हम लोग कम कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। जैसे देख लो, इधर 100 है, इधर 120 है, प्रॉफिट 20 आ गया। इधर 100 है, इधर 110 कर दो, प्रॉफिट 10 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो जीपी कम हुआ तो एनपी कम होगा ना, ठीक है। तो प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो जिस साल का बोला है उसी साल का कर रहे हैं, तो ये 34,000 से रिड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या एडजस्टमेंट बोला था, बोला कि जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका प्रोविजंस हमें नहीं क्रिएट करना है, तो प्रोविजंस क्रिएट करने की वजह से जितना पीएल से डिडक्ट हुआ था उतना ही हमें एड बैक कर देना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट,
ये ऐड बैक करेंगे। अच्छा, प्रोविजंस कितना क्रिएट किया था तो देखते हैं 20x1 वाले डेटा में। ट्रेड रिसीवेबल 8,91,000, ठीक है। 8,91,000 ये कितने परसेंट का वैल्यू है? 99%, क्योंकि 1% प्रोविजंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 99% का है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो उससे तो मुझे देखो डेटर मिलेगा, तो इससे डेटर मिल जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 8,91,000। मतलब देखो मेरा बात समझ में आया कि नहीं? तो पहले हम ये कैलकुलेट करके बताते हैं ये क्या आया। देखो 8,91,000 डेटर था, लेकिन ये 99% वैल्यू को शो कर रहा था, ठीक है, क्योंकि 1% हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट किया। तो ये 100% कितना दिख रहा था? 9 लाख, ठीक है, 9 लाख दिख रहा था। तो हमें 9 लाख दिखाना है, हमें 8,91,000 नहीं दिखाना है। तो हम लोग तो 8,91,000 दिखा चुके हैं, तो हमें और कितना एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा? तो 9 लाख ये जो आया माइनस 8,91,000 करने से ही पता चल जाएगा कि हमें और कितना दिखाना पड़ेगा। तो माइनस कर दो 8,91,000, तो कितना कम दिखाया है प्रोविजंस के वजह से? 9,000। तो 9,000 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, या फिर और एक चीज भी कर सकते हो, 1% का वैल्यू निकालने से भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 9 लाख जो आया डेटर का वैल्यू, उसमें 1% देखो कितना होता है, 9,000 उतने से कम किया था, वो ऐड बैक कर दोगे तो भी चलेगा। अब ये सबका दूसरे जगह पे भी एडजस्टमेंट आएगा। देखो ये कहाँ होगा? ये डेटर से ये 9,000 डेटर में जाके भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट में जाके लेस हो जाएगा 34,000, ठीक है। ये प्रॉफिट में लेस किया है, ये क्लोजिंग स्टॉक में भी लेस होगा, प्रॉफिट में तो किया ही है। ये और कहाँ पर लेस होगा? क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू से लेस करके दिखाएंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। और ये डेटर के वैल्यू से, डेटर के वैल्यू में से ऐड कर देंगे 9,000 जो पहले डिडक्ट कर रखा था, तो वो 9 लाख का दिखेगा। अच्छा, और एक एडजस्टमेंट था कि इन्होंने जो अपना प्रीपेड एक्सपेंडिचर है वो कैसे राइट ऑफ किया है, वो 2 साल में यहाँ पर दिखा रहा है कि राइट ऑफ किया, जबकि करना चाहिए था वही ड्यूरिंग द ईयर में, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, हम लोगों ने x0 में 60,000 राइट ऑफ किया और 30,000 राइट ऑफ किया x1 में, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कब करना चाहिए था? बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ये कब का था? ऑफ 90,000 इन 20x0 विच इज बीइंग रिटर्न ऑफ ओवर 3 इयर्स, जो 3 इयर्स में ये राइट ऑफ करना चाह रहे थे, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ इन 20x0। अगर ये ए लिमिटेड का पॉलिसी के तरह देखे तो ये 20x0 में पूरा राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। तो देखो जो 60,000 हुआ उसको लेके तो कोई इशू नहीं है, वो तो 20x0 में ही राइट ऑफ हुआ इसके हिसाब से, ठीक है। इश्यूज क्या है? 30,000 को लेके, ठीक है। तो 30,000 हम लोगों ने कब राइट ऑफ किया है? 30,000 हम लोगों ने राइट ऑफ किया है यहाँ पर 20x0 में कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, मतलब राइट ऑफ ही हुआ, ठीक है। बीइंग पार्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 इन 20x0 विच इज बीइंग रिटर्न ऑफ ओवर 3 इयर्स। अच्छा, तो ये 30,000 का हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो प्रीपेड किया था हम लोगों ने, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये वाला, ठीक है। तो प्रीपेड किया था तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 30,000, यहाँ देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 48,000 है, ठीक है। जो भी है, हमें प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। तो हमें 30,000 तो दिखाना नहीं है, 20x1 में हम लोग राइट ऑफ किए हैं ऐसा बोल रहा है। एक सेकंड, इसको क्या करना पड़ेगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैरीड फॉरवर्ड 60,000 in 20x0 and 30,000 in 20x1 being part of initial advertising expenditure of 90,000 in 20x0 which is being written off over 3 years। राइट ऑफ होने वाला था 3 साल में, ठीक है। सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ इन 20x0। अगर ये ए लिमिटेड की तरह चलना है तो पूरा का पूरा ही हमें 20x0 में राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। तो फिर 30,000 का इम्पैक्ट 20x1 में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो नहीं आना चाहिए। अब देखो ये प्रीपेड है, मतलब ऐसा तो हम लोग सोच ही सकते हैं ना कि ये खर्चा हम लोगों ने जो है 20x1 में पे किया है, बट उस खर्चे को हमें 20x0 में पे करना चाहिए। तो 20x1 में वो
कम हो गया है खर्चा पे करने के लिए। सोचो तुम लोग के दिमाग में ऐसा बात आ सकता है कि हम लोगों ने ये 20x1 में 30,000 क्या किया है, बी लिमिटेड ने पे किया है, बट ये पे होना चाहिए था कब, 20x0 में। तो हम लोग को 30,000 ऐड कर देना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट हमारा 30,000 से कम हो रखा है, लेकिन ये प्रीपेड था, ये प्रीपेड था। तो ये प्रीपेड था तो ये बैलेंस शीट में जो पीएल का अमाउंट है वहां थोड़ी ना दिख रहा है, क्योंकि वो तो पीएल तो हमारे एक्रूअल बेसिस पे बन रहा है। तो जब पीएल बना था तब प्रीपेड वहां से लेस हो गया था, जब पीएल बना था तो प्रीपेड तो वहां से लेस हो गया था, हमारे ड्यूरिंग द ईयर का ही खर्चा दिख रहा था। ठीक है, प्रीपेड जब वहां पर हम लोगों ने दिखाया ही नहीं होगा क्योंकि प्रीपेड अमाउंट है तो वो तो हम लोगों ने लेस करके दिखाया होगा, ड्यूरिंग द ईयर का ही खर्चा दिखाया होगा। ये प्रीपेड कहाँ दिख रहा होगा, ये बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, इस अमाउंट ये खर्चा फिर पे तो हुआ है लेकिन वो तो हमारे करंट ईयर के पीएल में नहीं दिख रहा है। ठीक है, करंट ईयर के पीएल में तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हमारा प्रॉफिट क्या है, बढ़ रखा है। तो हमें 30,000 से इसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 30,000 से ये अमाउंट हम लोग का लेस हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम एक बार फिर से बता देते हैं ये वाला अमाउंट, ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे हुआ। 7,14,000 ये रिजर्व था, इन्वेंट्री का 34,000 से कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक अगर कम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। डाउटफुल डेट नहीं देना चाहते हैं तो उतने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और यहाँ पर 30,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 6,59,000, ये हो गया एडजस्टेड रिजर्व। रिजर्व को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वाला जो था, कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था। तो जो प्रीपेड है वो तो हमारे यहाँ पर जो रिजर्व सरप्लस है इसमें थोड़ी ना दिख रहा होगा क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। तो प्रीपेड हमारा कहाँ दिख रहा होगा, इसमें इंक्लूडेड दिख रहा होगा 48,000 से। ठीक है, तो अब ये एज ए प्रीपेड हमें दिखाना ही नहीं है, ये यहाँ पर दिखाना है। तो ये जो प्रीपेड का बैलेंस है उसमें 30,000 ऐड होगा, प्रीपेड में 30,000 ऐड होगा, तो यहाँ से 30,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, लेस करके कितना आ जाएगा, 18,000 वो दिखाना पड़ेगा। और ये जो पीएल का एडजस्टमेंट है यहाँ तो प्रीपेड हमारा नहीं आया होगा क्योंकि हम लोगों ने प्रीपेड अमाउंट को यहाँ से लेस करके दिखा दिया होगा क्योंकि हम लोग एक्चुअल बेसिस पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हमें, क्योंकि हम लोगों ने इसका इंपैक्ट दिखाना है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 20x0 में दिखाना है, इस साल में दिखाना नहीं है। इस साल में हम लोगों ने पहले लेस किया था तो अभी उसको क्या करेंगे, अभी ये देखो पहले हम लोगों ने यहाँ पर लेस किया था तो अभी यहाँ पर हमें प्रीपेड अमाउंट है तो हमें उसको लेस करना पड़ेगा। लेस करने से हमें यहाँ पर जो है एडजस्टेड रिजर्व मिल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ होने वाला था हमारा 3 साल में करने का बात था जिसमें से 60 और 30 किया था जो कि पूरा का पूरा हमारा 20x0 में होना चाहिए था। तो अभी यहाँ पर इसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। और एक जगह पे भी करेंगे जो कि हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वहां से हम लोग ये 30,000 लेस करके उसके वैल्यू को कम करके दिखाएंगे। ठीक है, वो वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि वो तो ज्यादा दिख रहा होगा। अच्छा, अब ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है उसको फिर से रीड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट को हम शॉर्ट में दिखा देते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और यहाँ पर दिखा दिया रिजर्व सरप्लस। ठीक है, हम यहीं पर ऐड करके दिखा देंगे, नोट 1 2 ऐसे करके दिखाते जाएंगे। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल देखो जो था वही रहेगा, यानी 5 लाख हम लोग 20x1 का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बी लिमिटेड का ही हमें दिया हुआ है जो कि हम लोग का सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये हो गया 5 लाख। रिजर्व सरप्लस कितना आ जाएगा, रिजर्व सरप्लस में हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, एडजस्ट करके हम लोग का रिजर्व सरप्लस बन चुका है 6,59,000। ठीक है, तो ये दिखा देंगे 6,59,000। अच्छा, ये रिजर्व सरप्लस के बाद और क्या आ जाएगा, नोट्स तुम लोग खुद बना लेना। ठीक है, फिर आ रहा है करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये .2 करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और क्या क्या है देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल
और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, अब देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या था, नोट्स नंबर 3 में जाके देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग में हम लोग का था बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000, तो हम लोग वही लिख देंगे, सेम नोट बना के तुम लोग को 1,70,000 लिख देना है, क्योंकि उसमें तो कुछ हम लोगों ने किया नहीं है, तो उसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं होगा। अच्छा, ट्रेड पेबल जैसा था वैसा रह जाएगा। ट्रेड पेबल हमें क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेड पेबल हम लोग इधर वाला लिखेंगे, ये वाला 4,94,000, तो यहाँ पर लिख दिया 4,94,000। इसका तो कोई नोट बना हुआ भी नहीं था। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस फोर्थ नंबर में 4,30,000 देख लेते हैं, उसमें क्या था। फोर्थ नंबर में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,30,000, ये भी एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कोई नोट बना हुआ नहीं है। अच्छा, ये ऐड कर लेते हैं, देखते कितना आता है, और तो कुछ नहीं आएगा, फिर एसेट साइड कर लेंगे। 5,00,000 प्लस 6,59,000 प्लस 1,70,000 प्लस 4,94 प्लस 4,30 22,53,000। अच्छा, अब एसेट साइड, एसेट में भी हम वैसे ही शॉर्ट में बना ले रखते हैं। एसेट, एसेट में नॉन करेंट एसेट देखते हैं, नॉन करेंट में क्या क्या था। नॉन करेंट एसेट में पीपीई नोट नंबर 5, इसमें भी हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, मतलब टच ही नहीं किया, इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। 2,24,000, फिर भी हम लिख एक बार चेक कर लेते हैं। 2,24,000, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा 2,24,000 ही आएगा, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये रहा। ठीक है, ये माइनस वगैरह करके पीपीई के बाद हम लोग का आ रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4,00,000, ये लिखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4,00,000। अच्छा, और क्या आ जाएगा, करेंट एसेट। करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में एडजस्टमेंट होगा। इन्वेंट्रीज, ठीक है, इसका नोट नंबर 6 होगा, क्या एडजस्टमेंट होगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन्वेंट्री कितने का था, 7,42,000 का था। ठीक है, हम लोगों को बोला था कि अगर हमें एट पर होना है तो फिर 32,000 से हमें अपने जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू उसे कम करना है 34,000 से, तो यहाँ 34,000 से कम कर देंगे। कम करने पे देखेंगे कितना आ रहा है, 7,42 माइनस 34 माइनस 34 7,08,000। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका नोट बनाना पड़ेगा 7,08,000। इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड रिसीवेबल 8,91, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। ट्रेड रिसीवेबल 8,91,000, इसमें प्रोविजन क्रिएट नहीं करना था, तो 9,000 से डेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,00,000। ठीक है, ये 9,00,000 हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस पे तो कुछ किया नहीं था, 3,000 एज इट इज रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें 3,000 एज इट इज रहेगा। और लास्ट पॉइंट है इन्वेंट्रीज, तो हो गया। अदर करेंट एसेट था, अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस था। ठीक है, ये 6 नंबर पे जाएंगे, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस था 48,000, ये देखो, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस था 48,000, तो 48,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है, लेकिन उसमें से हम लोग कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हैं, और जिसको प्रीवियस ईयर में चार्ज करना पड़ेगा 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 यहां से लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18,000। अब टोटल करके देखेंगे। 7,08,000 प्लस 9,21,000, 9,21,000, ये नीचे का तीनों ले लिया, 6,24,000, 22,53,000। ठीक है, 22,53,000 मैच हो गया। बाकी नोट्स तुम लोग खुद बना सकते हो। और यहाँ पर अगर सोल्यूशन में देखोगे एक चीज, शायद देखते हैं प्रिंट ठीक कर दिया है कि नहीं। हाँ, ये गलत कर रखा है, ये देखो,
हाँ ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ 48 लिख रखा है, लेस करके नहीं दिखाया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं। ये 48,000 यहाँ नहीं लिखा है, बट यहाँ पर नोट नंबर 8 में 18,000 लिख रखा है, जो कि एडजस्टमेंट यहाँ पर ये लोग दिखाना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30,000 जो है वो लेस होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें नहीं दिखाना है, नहीं दिखाएंगे तो यहाँ से लेस कर देंगे, तो लेस कर देंगे तो ये 18,000 हो जाएगा, जो कि यहाँ यहाँ पर प्रिंट करना भूल गया है ये लोग, इस वजह से यहाँ पर 48 दिख रहा है, बाकी वहां लेकिन 18 दिखा रखा है, तभी जाके होगा, बाकी यही सही है एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा तो ये तो बन गया, सारा क्वेश्चन से हो गया, एक फिर भी रह गया, दैट इज ये वाला, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, करवाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वहां पर क्या, ये वाला, ये शायद सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोग का बाकी है, बाकी सारा जो है वो हो चुका है मुझे जितना लग रहा है, फिर भी तुम लोग एक बार अपना देख लेना कि हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कुछ भी छूट गया है तो मुझे बताओगे, तो उसको मुझे थोड़ा व्हाट्सएप करोगे, अगर बाई चांस छूट गया है, जो कि चांसेस तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, फिर भी अगर छूट गया है तो बताओगे, तो ये 9 वाले के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि 9 वाला इंपॉर्टेंट है, तो हम इसीलिए बता रहे हैं, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ होता तो हम फिर बोलते कि तुम लोग सोल्यूशन से कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।